कि इस वजह से गलत हुआ है, ठीक है, कंसेप्चुअल मिस्टेक हुई है तो लिख लो। मान लो कोई क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, ऐसा भी तो होता होगा ना, क्वेश्चन ही भैया पढ़ा ही नहीं, पता नहीं क्या ही पूछा है, उस क्वेश्चन को लिख लो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। उस क्वेश्चन को लिख लो अपनी फेयर नोटबुक में लिख लो जहां आप नोट्स बनाते हो, और स्टार मार्क कर लो। इससे क्या होगा ना, जब आप रिवाइज करोगे ना दोबारा उस चैप्टर को, तो आपके जहन में रहेगा कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना था। फिर वो टेस्ट का क्वेश्चन हो, असाइनमेंट का क्वेश्चन हो, उस पर स्टार मार्क करो। तो जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे आपके नजर में आएगा वो क्वेश्चन और आप दोबारा उसको सॉल्व करेंगे। ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। मेरा काम बेटा सिर्फ पढ़ाने तक का नहीं है, पढ़ाने के बाद भी मेरा एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब देखो इस बैच में क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं, अराउंड 30-35 प्लस पहुंच जाते हैं, तो देखो अब धीरे धीरे मैं आप लोगों के नाम जानूंगी। कुछ बच्चों का तो मेरे को पता है, बट जो एचपी के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो मैं धीरे धीरे जानूंगी उनको। आप मेरे टच में रहो। जब मैं ग्रुप में बोल रही हूँ आपको, डाउट सोल्विंग ग्रुप में, बेटा टेस्ट रिलेटेड डाउट्स, आई होप यू ऑल हैव रिसीव्ड रिपोर्ट टेस्ट लिंक, तो आपने एनालिसिस किया है, मुझे बताओ वहां पे कि मैम ये डाउट हुआ है, प्लीज आप क्लियर कर दो, ठीक है। या मुझे पर्सनली भेज दो, मैम ये डाउट्स थे, वैसे उसमें भेज दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। मुझे भेजोगे तो मैं क्लास से 15 मिनट पहले देखती हूँ, जो कोई डाउट्स आ रहे होते तो वो मैं क्लास में ले लेती हूँ। क्योंकि अगर आप क्लास में ही बताओगे ना मुझे डाउट, तो वो टाइम जाएगा, पहले मैं अपना व्हाट्सएप खोलूंगी, फिर मैं वो करूंगी, लिखूंगी, फिर बताऊंगी, इसलिए पहले भेज दिया करो। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ मेरा बेटा कि जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया था, आप प्लीज अपनी मिस्टेक्स को जरूर एनालाइज करेंगे कि आपने क्या गलतियां की थी। अब मैं ये नहीं कि केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ तो सिर्फ केमिस्ट्री का करोगे, बायो भी आपको संभालनी है, फिजिक्स भी संभालनी है। एक या दो सब्जेक्ट से नीट अपना क्लियर नहीं होगा मेरा बेटा। नीट में रैंक आता है तीनों पढ़ के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। तो अभी से अपनी अच्छी आदत बना लो। अगर अभी से अपनी हैबिट नहीं बनाओगे, फिर लास्ट में तुम्हें बर्डन लगने लगेगा, फिर तुम्हारा क्लास में भी आने का मन नहीं करेगा। ये एक सच्चाई बता रही हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। अभी से हैबिट बनाओगे। आई नो टीचर्स, स्कूल का अलग प्रेशर है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं अलग प्रेशर बनाऊंगी और बाकी टीचर्स अलग बनाएंगे। प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डीपीपी दे रहे हैं, है ना, एनटीआर है उसकी तैयारी कर लो। अब मैंने केमिकल बॉन्डिंग का भी दे रखा है, डीएनएफ लोग का भी डीपीपी दूंगी, तो बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो रही है, नो डाउट। आपको प्रायोरिटाइज करना है उन चीजों को। अब जैसे आपको पता है संडे को तुम लोगों का टेस्ट है पी ब्लॉक का, तुम्हें नहीं पढ़ना पी ब्लॉक, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है फ्राइडे और सैटरडे को। सैटरडे को मैं रिवीजन क्लास लूंगी और फ्राइडे को रिवाइज करना है, बस ये 2 दिन देने हैं और संडे में जाके उसका टेस्ट देना है, ठीक है। मेन आपका फोकस क्या होना चाहिए, जो क्लास में करा रही हूँ उसको रिवाइज कर लो, और अपना जो 11th का साथ साथ कवर करने के लिए बोल रही हूँ वो। आप में से खुद देखो कितने बच्चों ने मुझे पीरियोडिक का डीपीपी दिया है। कैन यू रेज योर हैंड जिन बच्चों ने मेरे को डीपीपी सोल्व करके दे दिया है, उसका क्या बोलते हैं पीरियोडिक का। ओनली कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 बच्चे हैं, 6। दिशा आपने नहीं दिया मेरा बेटा, अंशिका, मुस्कान, पीयूष, कशिश, जिसने वीना, आपका नेम वीना ही है क्या? मैम शगुन हूँ मैं। शगुन, मतलब इन आप खुद देखो ना, 40 बच्चों की क्लास में मुझे 6 बच्चे दे रहे हैं, तो मतलब थोड़ा सा खराब तो लगेगा ना एज ए टीचर, तुम खुद बताओ, नहीं लगेगा क्या? सीखा मुझे भेज देना मेरा बेटा। मिसबा, आप भी मिसबा, मैंने तुम्हें बोला था। सुमन, गुड इवनिंग बेटा। जो बच्चे अभी ऐड हुए हैं, 2-3 दिन पहले ऐड हुए हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, आपको अभी पता भी नहीं होगा शायद मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। धीरे धीरे आप लोगों को चीजें मालूम पड़ने लग जाएंगी, तो अभी टेंशन मत लो। मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो हो गया टाइम उनको पढ़ते पढ़ते, और उनको पता है कि ग्रुप में क्या चीजें चल रही हैं। तो देखो अगर आप लोग पढ़ेंगे ना, अगर आप लोगों ने वो अटेम्प्ट भी कर लिया ना, मेरे लिए वो बहुत। आप मुझे ये बता दो, मैम देखो मैंने कर लिया है, ये मेरे डाउट है, आप बता दो। क्योंकि जो बच्चे डाउट पूछता है ना, इसका मतलब उसको उसने पक्का किए हैं। जिस बच्चे को कोई डाउट ही नहीं आ रहे हैं, उसका मतलब तो सारे कर लिए उन्होंने, या फिर आप लोग मतलब कहीं और से बुक वगैरह से पढ़ के उसको सॉल्व कर लेते हैं, वो ठीक है, ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, लेकिन अपना करो। उसके जो डाउट्स आते हैं, अरे डाउट सोल्विंग ग्रुप में 3-3 टीचर ऐड है, तुम लोगों के लिए कितनी एडवांटेज है बताओ, नहीं है क्या? अगर मैं मान लो बिजी हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो कोई और टीचर रिप्लाई कर देगा, कोई और टीचर अवेलेबल नहीं होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगी। आप समझ रहे हो, विद इन 12 आवर्स, आपको 12 आवर्स भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 3-4 घंटे में आपको आपका आंसर मिल जाता है, इससे बढ़िया बात और क्या चाहिए?
आपको क्या काम करना है, आपको टीचर्स का सुनना है बस, आपको टीचर्स की बात मानिए, वो क्या बोलता है, मैं क्या बोलती हूँ ना वो सुनो, मैम क्या बोल रही है, अगर वो चीज इंपॉर्टेंट लग रही है लिख लो उसको। मैंने बोला टेस्ट को एनालिसिस करना है तो करो ना, 1.5 घंटा लगा के उसको करो कि क्या गलतियां तुमने की हैं। थैंक्स अंशिका फॉर शेयरिंग बेटा। ठीक है, तो अभी क्योंकि फर्स्ट टेस्ट था, मैं अभी इतना ज्यादा मैंने कॉल भी नहीं किया बच्चों को, धीरे धीरे मैं आप लोगों से बात करना भी स्टार्ट करूंगी जैसे हमेशा से करती आई हूँ, पर्सनली भी मैसेज करूंगी कि क्या इश्यू था। तो अभी आपका एक टेस्ट था, मैं 1-2 टेस्ट में और देखूंगी आप लोगों की परफॉर्मेंस। ठीक है मेरा बेटा, तुम लोगों के डाउट आने चाहिए डाउट सॉल्विंग ग्रुप में, टीचर को भी तो लगना चाहिए ना कि बच्चे यस स्टूडेंट्स आर एक्टिव। ठीक है मेरा बेटा, हाँ सलम बोल बेटा। मैम जो आपने डीपीपी भेजी है ना वो मतलब उनको मतलब सॉल्व करके आपको सेंड करनी है वो? मेरे को कर देना, हाँ सलम मुझे बता देना, नहीं तो मेरे को बता देना कि मैम मैंने कर ली, मेरे ये डाउट है, आप डाउट सॉल्विंग ग्रुप में डाउट भेज देना। ओके ठीक है, मैम। एंड मुस्कान जैसे तुमने मुझे बोला मैम मेरे कुछ डाउट्स थे, अब वो हो सकते हैं ना क्वेश्चन में कोई डाउट हो मेरा बेटा, तो आप वो मुझे भेज देते, डाउट सॉल्विंग ग्रुप में भेज देते या मुझे भेज देते, है ना मैम वो फिर हेजिटेशन होती है थोड़ी बहुत। हाँ ऐसे थोड़ी ना, तुम मेरे को अभी से थोड़ी ना जानती हो, तुम मुझे पिछले साल से जानती हो भाई, हेजिटेट नहीं करना है, कोई मैम तुम्हारी लाइक मेरी हाँ। काफी सिली सिली मिस्टेक्स है, तो मैम वो एनालाइज भी किया और फिर देखा कि कुछ कॉन्सेप्ट तो मैम सारे क्लियर थे लेकिन बहुत सिली मिस्टेक्स थे मेरे इस बार की केमिस्ट्री के, मतलब 2-3 चल कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसे मेरे से पूछ लेना। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना जितने भी यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हैं, नोबडी विल जज यू, कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, गलतियां करके ही बच्चा सीखता है, इवन हम भी इंसान भी गलतियां करते रहते हैं, इवन अब भी करते हैं हम। ठीक है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी गलतियां कर लो जितनी करनी है, बस ये याद रखना कि हर टेस्ट में सेम मिस्टेक मत करना, नहीं कर लेना मिस्टेक, न्यू मिस्टेक तुम कर सकते हो बट पुरानी गलतियां मत रिपीट करना। ठीक है, क्योंकि अगर तुम पुरानी गलतियां रिपीट करोगे तो मतलब ये हुआ कि तुमने वो एनालाइज नहीं किया पहले वाला टेस्ट, तो इट्स ओके, पहला टेस्ट है इतना लोड मत लो मुस्कान, ये बहुत नॉर्मल है मेरा बेटा। अब तुम आगे आगे जब तुम टेस्ट दे दोगी ना 10, 12, 20 इतने टेस्ट दे चुकी होगी, तुम्हारी ये गलतियां नहीं होंगी मुस्कान। Yes, ठीक है, ये सभी को मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसके केमिस्ट्री में 180 160 में से 160 आए होंगे, पक्का उनके 3 4 5 6 क्वेश्चन गलत हुए होंगे। पूछो मेरे से, मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं बैठी हूँ, आप लोगों को गाइड करने के लिए बैठी हूँ, आप लोगों के डाउट्स लेने के लिए भी हूँ मैं अवेलेबल। ठीक है, तो इसीलिए मेरे से हेजिटेट मत होना और ना ही ग्रुप में होना। पहली बात है ग्रुप में कोई किसी को नहीं जानता है, दिमाग में ना ये पॉजिटिव रहा करो, ग्रुप में कोई किसी को नहीं जानता, मुस्कान को नहीं पता सलम कौन है, सलम को नहीं पता शगुन कौन है, शगुन को नहीं पता भैया कशिश कौन है। सही बोल रही हूँ ना मैं ये वाली बात? यस मैम। आप लोग ने एक दूसरे की शक्ल देखी हुई है, नहीं देखी हुई तो बस, तो कोई जज नहीं कर रहा आप लोगों को, बिंदास पूछो। ठीक है, चल इतना ज्यादा लोड मत लिया करो, बट फिर भी आपको लगता है तो आप मुझे पर्सनली भेज दिया करो। ठीक है, चलो ओके मेरा बेटा, तो आई होप कि सारे बच्चे वही हैं जो क्लास अटेंड कर रहे हैं काफी टाइम से। हो सकता है जैसे हितेश आज न्यू स्टूडेंट है, सुमन आपका भी आज आई गेस फर्स्ट डे है ना, तो मैं आपको बता देती हूँ जो जिन बच्चों की पहली क्लास है ना आज मेरा बेटा, आज हमारा एफ्लोक एलिमेंट्स का मतलब जो डीएनएफ लोग तुम्हारा चैप्टर है उसका आज फाइनल अपना लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 नहीं, लेक्चर नंबर, एक मिनट मैंने एक सेकेंड ना मैंने वही डाला ना, हाँ 5 नहीं यहाँ 6 है। ठीक है, तो आज हमारा ये लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर के साथ। ठीक है, तो अब चैप्टर क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अभी मैं, क्योंकि इस वाली क्लास में ज्यादा क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ही पढ़ाने का है, बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो अगर आपने स्कूल में पहले पढ़ा हुआ है तो आप ट्राई करना कि हो रहे हैं क्वेश्चन, नहीं हो रहे हैं वरना इट्स ओके। कल से मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कराऊंगी, सभी बच्चों को क्लियर है कि मैं पहले ही आप लोगों को कन्वे कर दे रही हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आराम से अपन इसमें 11 लेक्चर स्पेंड करेंगे, आराम से 11 लेक्चर आराम से पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि ये कितने मार्क्स का चैप्टर होगा नीट में, 16 नंबर का, 16 मार्क्स बोले तो 4 नंबर का। ठीक है,
टी&एफ लोग आप लोगों के लिए एडवांटेज क्यों है? पहला थ्योरेटिकल है, नो डाउट याद करने का इसमें भी थोड़ा है, ठीक है, लेकिन हमारे लिए बेनिफिट ये है कि जो डी&एफ लोग वाला चैप्टर है उसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे नीट में 2025 में, यानी कि 12 नंबर का चैप्टर है ना मेरे बेटा, 12 नंबर का चैप्टर है। और 12 नंबर का चैप्टर मैंने कितने दिन में कराया तुम लोगों को? 6 लेक्चर में कराया। तो यानी कि ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं हमें कम टाइम में उसको कवर करके। तो ये हमारे लिए क्या वाला चैप्टर हो गया? बोनस वाला चैप्टर हो गया कि मतलब इसको करके नंबर ले लेंगे, ठीक है। और इतनी गारंटी मैंने दे दी, जितना मैंने बोला सिर्फ आप उतना कर लो, उससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं। मॉड्यूल जिसने करना स्टार्ट नहीं किया, इसका मॉड्यूल बेटा कर लो, आपसे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो मैं बैठी हूँ, ठीक है। चलो फिर आज हम एक्टिनोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो एक्टिनोइड्स में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं बताने का, सिर्फ ये लगा लो 20 मिनट्स का टॉपिक है एक्टिनोइड्स, ठीक है जी। क्योंकि मैं आज ज्यादातर क्या करवाने वाली हूँ, क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, ठीक है। कुछ आप लोगों की रिएक्शंस बची हुई थी KMnO4 और K2CR2O7 की, वो बता दूंगी। और लास्ट में आप लोगों के डाउट्स ले लूंगी। जैसे मुस्कान बोल रही है मैं, मेरे को डाउट है, और भी बच्चों के हो सकते हैं डाउट होंगे, या फिर पीरियोडिक से डाउट होंगे, व्हाटएवर कोई भी डाउट्स हो वो मैं ले लूंगी, ठीक है मेरा बेटा। 2024 में देखो 3 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस कर दिया ना, ऑलमोस्ट चैप्टर डिलीट हो गए हैं इनऑर्गेनिक से। तो जो वो बोलते हैं ना, जो सारे चैप्टर का बाहर, जो क्या बोलते हैं उसको, सारे चैप्टर का जो बाहर है वो कौन से वाले चैप्टर पे आ जाएगा? डी&एफ लोग पे और कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन करें क्या? एक बार गिव मी थम्स अप कि मैम चलो क्वेश्चन करा दो। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, एक भी क्वेश्चन नीट वाले तो मैंने तुम्हें सारे करा दिए, 95% अपने कवर हो गए हैं, बेशक आप देख लेना आपको हो जाएंगे। आज मैं कुछ नए क्वेश्चन करवाऊंगी आप लोगों को, नए मतलब थोड़ा अलग लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, और मैं बता भी देती हूँ ये जेई के क्वेश्चंस लिए मैंने, जेई 2024 के। और आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मैम जेई 2024 के क्यों लिए हैं, मैं लूंगी, क्योंकि आते हैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होके आते हैं नीट में, ठीक है मेरा बेटा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है मेरा बेटा, इसको ट्राई करो करने का, सारे बच्चे करेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, हो जाएगा आप लोगों से, कर लोगे आप लोग। मैं पानी पी लेती हूँ। प्रियांशी क्लास में है? प्रियांशी, पीयूष, दक्ष क्लास में हो? यस मैम। ओके सुमैला, वैभव भी आ गया। वैभव बेटा रेगुलर रहो। पलक, डिम्पल, मुस्कान गुप्ता, हुस्नवाज, दिशा, दोनों दिशा है यहाँ पे। एक बार प्लीज दोनों, जो भी दोनों दिशा, जिस दिशा ने टेस्ट नहीं दिया था, एक बार मुझे क्लास के बाद मैसेज ड्रॉप कर देना बेटा। मे बी दिशा राजपूत आपने नहीं दिया था, एक बार मेरे को मैसेज कर देना बेटा, ठीक है। ओके कितने बच्चों ने हैंड रेज किया है? शाबाश। मुस्कान, अंशिका, शिवानी, अस्मा, हिम्मत, मुस्कान, वेरी गुड। दिशा, प्रियांशी, करो बेटा हैंड रेज। शगुन, मिसबा, पीयूष, सुमैला। जो बच्चे आज ज्वाइन किए हैं डोंट वरी, मतलब अगर आपको कल से ज्वाइन करना है क्लास, आप कल से भी कर लेना बेटा। मैं चाहती हूँ आप वो 1.5 घंटा कहीं और यूटिलाइज कर लो, अगर आपने चैप्टर पहले नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है बेटा। वैभव जी ये चैप्टर कवर कर लिया रिकॉर्डिंग से? वैभव मैम यस 2 लेक्चर मेरे शायद छूट गए हैं इसके। आई गेस लास्ट वाले छूटे होंगे फिर। हाँ यस मैम। चल देख बेटा ये कर पा रहे हो तो। डिम्पल आप मुझे बताओ। डिम्पल आप मुझे बताओ क्या होगा इसका? डी होगा, सभी डी बोल रहे हैं इसका आंसर। यस मैम। यस ठीक है मैम। वेरी गुड। याद करो मैंने कहा था कि न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में, न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में जो आपका आई नेगेटिव होता है वो किसमें चेंज होता है? IO3 नेगेटिव में,
ठीक है, I3 I नेगेटिव किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, आयोडेट में हो जाता है। अगर आपका एसिडिक मीडियम है मेरा बेटा तो किस में होता था, बोलो, I नेगेटिव किस में जाता था इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम, याद करो। मैम I2 I2 में जाता है, I2 में जाता है। ठीक है, तो फोर्थ इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। वेरी गुड, शाबाश। चलो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर पे मत जाना, जस्ट आप लोग ट्राई कीजिए करने का। शिखा मिसबा हो क्लास में? वर्षा, पीयूष आप बताइए। मैम ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड, मुस्कान पीयूष ने सही बोला है क्या बेटा? यस मैम। क्यों आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन थर्ड क्यों होना चाहिए? मैम क्योंकि इसकी हाफ फेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। हाँ वो तो ठीक बात है, तो गैडोलिनियम 3+ में भी होती है हाफ फिल। तो पहले तो मुझे ये बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? मैम जो सामने वाले को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। हाँ, तो यानी कि यूरोपियम +2 खुद को ऑक्सीडाइज करेगा ना फिर। यस मैम। तो वो क्यों करना चाहेगा अपने आप को ऑक्सीडाइज? मैम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यानी कि ये +3 में जाना चाहेगा। पीयूष क्यों जाना चाहेगा ये +3 में? तुम लोगों ने मेरे को बोला कि सी इसका ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन, तो कुछ क्या लॉजिक लगाया तुम लोगों ने? Why यूरोपियम wants to convert into +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट? कोई मुझे बताएगा? प्रियांशी, डू यू वांट टू से? शिखा? मैम इसमें इसकी हाफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। नहीं, ना 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 ना, नहीं वो नहीं होगा। यूरोपियम होता है 4f7 6s2। तो अगर तुम 2 निकालोगे ये बन जाएगा 4f7। शिखा आप बताओ। मैम इसकी लो ऑक्सीडेशन पावर है, इस वजह से हम इसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। हाँ बोल सकते हो, ये बोल सकते हो, यस यू कैन से दिस। कोई और मुझे देना चाहेगा कोई और आंसर? पलक, डिम्पल, शगुन? अरे अब मैं बोलूंगी ना, ये मत कहना मैम ये तो पता ही था। लैंथेनोइड्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? मैम +3। ये क्यों नहीं जाएगा? जाएगा ना +3 में। मैम +3। तो फिर बोले क्यों नहीं तुम लोग? लैंथेनोइड्स की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो मैंने बोला था यूरोपियम, और इसके साथ कौन था इसका बंदा? टर्बियम था क्या? मैंने आपको लिखवाया था, याद करो। यस मैम, ये टर्बियम यस था। मैम, ये हाँ, यूरोपियम के साथ यटर्बियम था, आई एम सो सॉरी, यटर्बियम था। तो मैंने कहा था +2 में ये एग्जिस्ट करते हैं, बट वो क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 है, तो जब भी उनको मौका मिलेगा +3 में जाने का वो जाएंगे। तो मैंने याद करो लिखवाया था कि यूरोपियम और यटर्बियम +2 में अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है, सीरियम +4 और टर्बियम +4 अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब वो खुद को रिड्यूस करके +3 में जाएंगे। बाय बिकॉज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनोइड्स इज +3। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन बेटा सी आना है। अपने को रट्टा नहीं मारना। आई नो तुम लोगों को पता था, बट आपको जब मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोलूं तो ये टाइप की एक्सप्लेनेशन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे देखो सीरियम +4 में है, ये तो +3 में जाना चाहेगा, और ये बेचारे +3 में है ना, ये +2 में जाना चाहता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, तो इन दोनों में से +4 में तो कोई जाना ही नहीं चाहता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? थर्ड आएगा। ये वाला क्वेश्चन करो।
क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल, थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो सो दैट आप भूल ना जाओ, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था तो मैं। चलो मेरा बेटा, वैभव ये वाला पार्ट तो आई गेस तुमने पढ़ा होगा। वेरी गुड सलम, मुस्कान, शिवानी, शिखा, आयुष बता बेटा, दिशा, दोनों दिशा, कोमल, प्रियांशी, शगुन, तमन्ना जी, सुमेला, वेरी गुड। अरे क्या बात है, कशिश आप बताओगी? मैम ऑप्शन मैम डी। मतलब डी मतलब सी एंड डी ओनली? चौथा वाला सही होगा। सी कौन डी से मैम। वाला होगा? मैम चौथे वाला। चौथे वाला, मतलब फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा तुम्हारे। पूजा आप बताओगी? सना, पूजा? मैम बी एंड डी। बी एंड डी, मैम सी एंड डी शायद। सेकंड और थर्ड भी बता दो बच्चे लगे हाथ। प्रियांशी? ए, शिखा? मैम थर्ड ऑप्शन। मैम ऑप्शन फर्स्ट, मैम ए, बी और डी। चलो अभी देखते हैं किसका सही होता है। आ जाओ। ए आ रहा है क्या? ए वाले हाँ चैट बॉक्स में बोलो। देखो मैं पता कैसे करूंगी, अगर मान लो मैं स्टूडेंट होती तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करती, मेरा कैसे अप्रोच होता है वो सुनना। मुझे ये पता है कि एक चीज की तो पक्का गारंटी है क्या, कि जो आपके वो होते हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी, वो सॉफ्ट होते हैं क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। मतलब ये तो एकदम सही है, 200% दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी कि डी तो होगा, तो यानी कि ये सेकंड ऑप्शन मेरे से निकल ही जाता है। और अगर बेटा एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि सब में क्या है D10 है, तो ये डायामैग्नेटिक होगा। मानते हो कि नहीं मानते? अगर डायामैग्नेटिक होगा तो ये भी नहीं ठीक हो सकता है, तो यानी कि ये भी गलत हो गया। तो यानी कि जिस ऑप्शन में सी है वो भी हटा दो। समझ गए ना? तो अपने पास दो ऑप्शन बचे हैं, फर्स्ट और थर्ड, मतलब बी वाला तो करेक्ट ही है, बी वाला तो करेक्ट ही है। ठीक है, यानी कि अब आपको ए और बी में चेक करना है। तो ए में क्या देखें, दे एग्जिबिट हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ये तो गलत है, इनकी तो लो होती है ना मेरे बेटा, तभी तो आपका जिंक सॉफ्ट होता है। तो मतलब ए तो गलत है। अब ए गलत है तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या आ गया? बेशक तुम्हें बी के बारे में पता हो या ना पता हो, तुम्हें पता है। फिर भी मैं बी के बारे में एक बार बता देती हूँ मेरा बेटा, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने वो एक एनसीईआरटी की वहां पे स्निपिंग लगा रखी थी, अगर तुम्हें याद हो। मैंने कहा था जिंक +2 दिखाता है, ठीक है? तो अब कैडमियम भी जो है +2 दिखाता है, लेकिन जो मरकरी होता है ना वो +1 में भी +1 में भी होता है और +2 में भी होता है। ये दो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मरकरी की। ठीक है मेरे बेटा, जैसे आपका हो गया एक HgCl2 और एक Hg2Cl2। ठीक है, तो मतलब मरकरी की दो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है, +1 एंड +2, जबकि जिंक और कैडमियम की नहीं करती है। तो मतलब बी भी इसका क्या हो गया मेरा बेटा? करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके क्या कर सकते हो आप, इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। यस मैम। चलो यस मैम। बहुत ही बढ़िया। अब ये वाला करें, चलो एक क्वेश्चन और आओ, इसको करो मेरा बेटा।
शाबाश। मुस्कान आप बताओ, ओनली मुस्कान। मैम बी ऑप्शन। कौन से वाला? सेकंड ऑप्शन? यस मैम। सभी सभी एग्री कर रहे हो क्या मुस्कान के साथ? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. पक्का? आयुषी, प्रियांशी, शिखा, सना? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। लेंथनम 3+ में भी क्या होगा आपका? लेंथनम में क्या होता है आपका? 57 होता है ना इसमें, तो इसमें तो वैसे भी क्या होता है अपना 4F 5D और 6S, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्योंकि 54 आपका वो हो गया, कौन हो गया 54? 54 कौन सी नोबल गैस ब्लॉक होती थी? जेनॉन, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो दो यहाँ पे आगे, क्योंकि मैंने कहा था 6S में तो 2 फिल होंगे ही होंगे, और एक अगर तुम तीनों निकाल दोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 4F में तो वैसे ही नहीं होते इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या है आपका डायमैग्नेटिक है। सीरियम में क्या होता है? 4F1 5D1 6S2। अगर इसके आप चारों खाने चित कर दोगे तो इसके पास भी कुछ नहीं बचेगा, ये भी एक क्या बनेगा? सिर्फ 54 वाली नोबल गैस रह जाएगी, यानी कि जीनोन रह जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरा बेटा? सेकंड आ जाएगा। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, बस ये एक लास्ट है, मतलब लास्ट इन द सेंस आप लोगों को रिवीजन करानी थी, तो वो वाला लास्ट क्वेश्चन। करो करो, हैंड रेस करो मेरा बेटा। चार्ट ट्रांसफर ट्रांजिशन मैंने आप लोगों को बोला था कोऑर्डिनेशन में भी एक बार दोबारा बताऊंगी, ठीक है, बट मैंने इसका जिक्र तो किया था तुम लोगों के साथ। ओके वर्षा आप बताओ बेटा। वर्षा, आवाज आ रही है वर्षा? आयुषी आप बताओ। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। शगुन? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वाले कौन कौन है? चैट बॉक्स में डालना। ऑप्शन ए वाले जो जो बच्चे हैं प्लीज पुट इन योर चैट बॉक्स। इधर आओ मेरा बेटा, याद करो वो दिन, याद करो वो दिन। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसमें, बताओगे मेरे को? क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बताने का कष्ट करेंगे क्या आप लोग मुझे? है जी? +7। क्रोमियम की तो मैक्सिमम +6 तक जाती है मेरा बेटा। +2 +2x, ऑक्सीजन पे -2 होता है, टोटल 7 है तो -14, तो ये कितना आ जाएगा? x+6 आ जाएगा ना। और यहाँ पे मैग्नीज क्या आएगा? +7। पहले तो तुम्हें लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा फिर तो मतलब रेक्टिफिकेशन है। तो अगर क्रोमियम +6 है तो बेटा वो तो खाली है ना पूरा। आर्गन 18 3d5 4s1 होता है, तो अगर तुम 6 के 6 चित कर दोगे उसको, बचेगा क्या कुछ इसके पास? नहीं बचेगा। और ऐसे तुम मैग्नीज क्या बोल रहे हो? +7 है, ये क्या होगा? 3d5 4s2 होता है, तो इसको भी तुम खाली कर दोगे, ये भी कुछ नहीं बचेगा।
तो यानी कि इनमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, बट स्टिल दे आर कलर्ड, है ना। ये पर्पल है, वो आपका ऑरेंज है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये कलर किस वजह से आता है? सीटी ट्रांजिशन यानी कि चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है। डीडी ट्रांजिशन की वजह से मेरा बेटा जिसने भी बताया वो K2MnO4 में आता है, क्योंकि इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती थी और ये D1 मतलब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तभी वो डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर आ रहा है। जहां पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बट स्टिल वो कलर शो कर रहा है, तो कलर किस वजह से आ रहा था? LMCT लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन में दोबारा भी बताऊंगी क्या होता है, तो इसका आंसर फर्स्ट आना था मेरा बेटा, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद अपन ने लेंथेनॉइड्स ऑलरेडी कर लिए थे, आप लोगों को पता भी चल गया होगा लेंथेनॉइड्स में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। जो मैंने आप लोगों को करवाया है वहां से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया था बेटा कि जो लेंथेनम है वो तुम्हारा F ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, वो D ब्लॉक एलिमेंट है। आइडियली जो तुम्हारे F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो लेंथेनॉइड्स के वो कौन कौन से? सीरियम से लेकर लुटेशियम तक के 14 एलिमेंट्स हैं, याद आ रहा है? यस मैम। ठीक है। और इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है इनकी प्रॉपर्टीज मेटल जैसी है ना, तो काफी रेयरली मिलते हैं ये अर्थ पे, इसलिए इनको बोला गया रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि पहला एलिमेंट जो है इस सीरीज का वो सीरियम है, ना कि लेंथेनम। मैम ये तो हमें पहले से ही पता है। 4f के क्यों है ये? क्योंकि 4f में इलेक्ट्रॉन जाता है। कौन से वाले पीरियड के हैं? 6th पीरियड के हैं। ये छोटी छोटी बहुत छोटी बातें हैं जो यू शुड नो। थर्ड बी ग्रुप है, और जो प्रोमोथियम है वो एक ऐसा इकलौता ओनली लेंथेनॉइड है जो कि सिंथेटिक है, बाकी क्या है? रेडियो एक्टिव है नेचर में, ठीक है मेरा बेटा। बाकी नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ जो प्रोमोथियम है वो सिंथेटिक एंड रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे कोई भी रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, जब मैं तुम्हें एक्टिनोइड्स में पढ़ाऊंगी ना तो वहां पे सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। लेंथेनॉइड्स में सिर्फ कौन सा रेडियो एक्टिव है ये आ सकता है पेपर में? प्रोमोथियम है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वो याद भी हो गया होगा। ला चिक्की परी ने, याद है? ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो, याद है ना? ला चिक्की परी ने प्रेम सम्मान से यूं घड़ी तुम्हें दी है और तुम ये भी लौटा रही हो, ठीक है जी। सबके सिंबल याद होने चाहिए, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं आपको क्या लिखवाने वाली हूँ? कुछ रिएक्शंस लिखवाने वाली हूँ जो आपको रह गई थी, याद है? मैंने कहा था कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपकी रह गई थी, है ना। तो पहली आप रिएक्शन लिखेंगे मेरा बेटा, लिखो। सबको ये कलर विजिबल है ब्लू, या मैं एक काम करती हूँ व्हाइट ले लेती हूँ। रिएक्शन लिखनी है आपको सभी को, लिखो। सबसे पहले मैं KMnO4 की लिखवा रही हूँ। अगर आप KMnO4 की रिएक्शन कराते हो एसिडिक मीडियम में, लेट्स से सल्फ्यूरिक एसिड है एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो आपको इसमें क्या मिलने वाला है? Mn2O7 मिलने वाला है। ये मैं फिर बोल रही हूँ, जो मैं रिएक्शन अभी करवा रही हूँ वो आपके NCERT में नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं पहले पेपर में पूछी जा चुकी है, तो मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। Mn2O7 क्या होता है? ग्रीन ऑयली कंपाउंड होता है, ग्रीन ऑयली चिपचिपा सा कंपाउंड होता है, ठीक है, और काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। और इसके साथ साइड प्रोडक्ट क्या बनता है? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और वाटर। बैलेंसिंग याद नहीं करने के लिए मैं बोल रही हूँ, बट यस आपको ये पता होना चाहिए मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ और आपको क्या क्या चीजें नोट करनी है इसमें, ठीक है। सेकंड है, अगर मान लो आप KMnO4 की रिएक्शन कराते हो, या आप उसको ये लिख दो पर मैग्नेट। आपको पता भी होना चाहिए कि MnO4 नेगेटिव को क्या बोलते हैं? पर मैग्नेटाइन बोलते हैं। MnO4 2 नेगेटिव को क्या बोलते हैं मेरा बेटा? कौन बताएगा? मैग्नेटाइन। हाँ बोलो ना, मैग्नेटाइन, ठीक है। चलो अगर आप पर मैग्नेटाइन की रिएक्शन कराते हो SO2 के साथ न्यूट्रल मीडियम में, तो आपको पता है न्यूट्रल मीडियम में क्या होता है? याद करो N फैक्टर क्या होता था न्यूट्रल मीडियम में? 135 बनाना, तो कितना होता था? 3 होता था। तो यानी कि किसमें चेंज होने वाला है बताओ? ओके तो यहाँ पे क्या होता है ना, इधर आओ, इस वाले में क्या होता है, इस वाले रिएक्शन में ध्यान से सुनना, ये क्या करता है ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। SO2 जो होता है वो मेरा बेटा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ध्यान से सुना, ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है।
रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो खुद को तो ये +6 में जा रहा है, ये +4 से, इसको क्या करेगा, ये रिड्यूस कर देता है, इसको क्या कर देता है मेरा बेटा, रिड्यूस कर देता है Mn2+ में, और 4H+ जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आपको अगर याद हो तो ये क्या होता है, पर्पल कलर होता है ना। और आपका एक नीट में क्वेश्चन भी था कि कौन सी ऐसी गैस है जो कि पर मैग्नेट के जो कलर है, पर्पल कलर है, उसको कलरलेस कर देती है, तो SO2 गैस होती है। और जो ये जिस भी आपका मान लो कुछ भी यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है Mn का, अगर उसमें उसकी Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है तो मतलब वो क्या है, कलरलेस है। ठीक है, ये आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये NCERT में नहीं है। लिखो इसको, लिख लिया? Yes, ma'am. आगे लिखो। अगर मान लो मैं परमैग्नेट आयन की रिएक्शन कराती हूँ एसिडिक मीडियम में, और किसके साथ करा रही हूँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको Mn2+ मिलने वाला है। ठीक है मैम, साथ ही साथ वाटर मिलने वाला है और O2 गैस मिलने वाले। ये शायद ये रिएक्शन मैंने आपको रेगुलर क्लास में भी, अच्छा आपने तो ये वाला रात सर से पढ़ा था, ठीक है कोई बात नहीं। तो आप ये वाली रिएक्शन भी लिख लेंगे अगर नोटबुक में नहीं लिखी हुई, कि जब आप H2A2 के साथ कराएंगे रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो वहां पे आपको क्या मिलने वाला है, O2 गैस मिलेगी, साथ में Mn+2 मिलेगा। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे K2Cr2O7 की। तो K2 पोटेशियम डाइक्रोमेट की जब आप रिएक्शन कराते हो मेरा बेटा, किसके साथ कराओगे, कोल्ड एंड, थोड़ा सा देखो है लर्न करने का है नो डाउट। अगर आप कंसंट्रेटेड एंड कोल्ड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो इसमें आपको क्रोमिक ऑक्साइड मिलता है, जिसके जो प्रेसिपिटेट होते हैं मेरा बेटा वो होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ब्राइट ऑरेंज रेड PPT होते हैं इसके, और साथ में आपको मिलता है पोटेशियम का हाइड्रोजन सल्फेट, साथ में वाटर निकलता है। पहले आप इतनी रिएक्शन लिख लीजिए मेरा बेटा। ठीक है, ये 4 रिएक्शन। उसके बाद 5th रिएक्शन लिखेंगे सारे बच्चे। 5th रिएक्शन क्या कहती है, अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन कराते हो, इसके साथ मेरा बेटा, कोल्ड एंड हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, पोटेशियम सल्फेट मिलता है। आप देख भी पा रहे होगे, देख रहे हो कि ये जो पोटेशियम है ये सल्फेट के साथ जा रहा है, और यहाँ पे आपको वाटर मिलेगा और ऑक्सीजन गैस मिलेगी, साथ ही साथ क्रोमियम सल्फेट मिलेगा। इवन जितने भी रिएक्शन मेरा बेटा मैंने पोटेशियम डाइक्रोमेट की कराई थी एसिडिक मीडियम में, अगर वो तुम एसिड अपना H2SO4 ले रहे हो, याद करो वो दिन मैंने कहा था एसिडिक मीडियम में क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा होता है, तो अगर तुम्हारा एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है तो पक्का वहां पे क्या बन रहा होगा मेरा बेटा, क्रोमियम सल्फेट बन रहा होगा, जो कि क्या है, ग्रीन इन कलर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन और नीट में बहुत बार आई हुई है, 4 बार तो आ चुकी है अब तक, 4 बार अब तक आ चुकी है। ठीक है जी, उसके अलावा एक 6th यहाँ पे रिएक्शन है, अगर तुम पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन कराते हो एसिडिक मीडियम में H2O2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलता है, CrO5 मिलता है, जो कि डीप ब्लू कलर का होता है, डीप ब्लू कलर का होता है, प्लस साथ में वाटर निकलता है। अब तुम्हें ये बताना है, अब तुम्हें ये बताना है कि जो यहाँ पे ये निकला है क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। कोई निकाल के बताएगा, आई जस्ट वांट टू नो। मैम 10 के साथ 10 मैम 10 आ रही है। मैम 10 आ रही है। 10 आ रही है, 10 आ रही है, सबकी 10 आ रही है। यस मैम। यस मैम। हाँ, कोई कुछ कहना, क्या क्रोमियम की 10 तो आ रही है, ठीक है मान लिया। तो मुझे ये बताओ, क्या क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 10 होती है क्या? मैम 5 मैम 6 होती है। क्या होती है?
मैम 6 होती है। 6 होती है। 6 होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे यानी कि कुछ ना कुछ तो लोचा है मेरा बेटा, है ना। यानी कि हमें ये कैसे करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। तो बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, बटरफ्लाई जैसा, पर ऑक्सो लिंकेज होती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, -2 है, ये -1 -1 -1 -1, तो ये कितना हो जाएगा इसका, +6। तो यहाँ पे लिखो, क्रोमियम का अगर तुम ऐसे निकाल रहे थे ना, तो ये गलत है, दिस इज करेक्ट। पहले गलत वाला लिखो, फिर उसके बाद सही वाला लिखो, स्ट्रक्चर बना के लिखो मेरा बेटा। मैम आपका कैमरा ऑफ है क्या? मेरा फेस नहीं दिख रहा है। नो मैम। ये क्या होगा, कैमरा तो ऑन है। रुको 1 मिनट, अब देखो। यस मैम। अच्छा ठीक है। मैं सोचू मैं अपने हाथ किसको हिला के दिखा रही हूँ फिर। मेरे को तो ये लग रहा था कैमरा ऑन है। चलो ठीक है, वो हो गया होगा गलती से, ठीक है। चलो लिख लिया क्या ये? यस मैम। यस मैम। तो यानी कि मेरा बेटा, जब ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हालांकि नीट में आई नहीं है, लेकिन आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी, और हो सकता है कि तुम्हारे नीट 2025 में ही शुभ मुहूर्त करें यहाँ से। ठीक है, तो जब भी डाइक्रोमेट की रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम में, ये बैलेंस नहीं है, ऑल्दो दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस, तो कोई बात नहीं। आपको मेन आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे आपका डीप ब्लू कलर का आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स CrO5। तो ध्यान रखना, इसमें कलर ध्यान रखना, और क्रोमियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मेरा बेटा, वो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो यस आगे चले, चलो आगे चलते हैं। तो अभी तक मैंने क्या रिएक्शन करवाई, फटाफट से आ जाओ। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जब KMnO4 आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेगा, तो आपको ग्रीन ऑयली कंपाउंड मिलेगा विच इज एक्सप्लोजिव इन नेचर। अगर आपको साइड प्रोडक्ट याद नहीं होते तो करने ही नहीं है, अपने को मेन ये प्रोडक्ट ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो आप पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन कराते हो इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, दूसरों को रिड्यूस करता है। तो MnO4 नेगेटिव को Mn+2 में चेंज कर देता है। देखो यहाँ पे ये +7 में है, ठीक है। तो पहले जो पर्पल कलर का था, अब वो क्या हो चुका है, कलरलेस हो गया है, ठीक है मेरा बेटा। अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन करा रहे हो एसिडिक मीडियम में H2O2 की प्रेजेंस में, तो वहां पे आपका O2 निकलता है और Mn2+ बन रहा है। Mn2+ का मतलब क्या है, जो भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी उसमें जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट इज +2। अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन करा रहे हो कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड, तो आपको ये मिलता है। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जिसमें क्रोमिक ऑक्साइड मिलता है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है जिसमें आप यहाँ पे लिखो कोल्ड एंड हॉट नहीं, यहाँ पे लिखो जो आप कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हो दैट इज हॉट कंसंट्रेटेड ले रहे हो, तो उस केस में आपको ग्रीन कलर का आपको मिलता है कंपाउंड दैट इज क्रोमियम सल्फेट। इवन जितनी भी मैंने आप लोगों को पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन कराई थी जो आप एसिडिक मीडियम में करा रहे हो, तो उसमें जो क्रोमियम +3 में होता है, अगर मान लो H2SO4 लिया था मैंने एसिड, मैंने उसमें शायद H+ लिखवाया था, अगर मान लो वो एसिड आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो वहां पे क्रोमियम आपका सल्फेट बन रहा हो, ठीक है। और अगर आप H2O2 के साथ करा रहे हो एसिडिक मीडियम में, तो वहां पे आपको क्या मिलने वाला है, CrO5, ठीक है। ये रिएक्शन थोड़ा सा जहन में रखना, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है मेरा बेटा। चलो आगे, चलो यस मैम। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट एक्टिनोइड्स पे। तो आपको पता ही एक्टिनोइड्स में क्या है, 7th पीरियड का है, ठीक है। 7th पीरियड में एक्टिनोइड्स को डाला। मैं फिर बोल रही हूँ, एक्टिनियम क्या है तुम्हारा, डी ब्लॉक एलिमेंट है। एक्टिनियम क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और इसमें क्या है, इसको हम 5f सीरीज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 5f वाली सबशेल में जा रहा होता है।
ठीक है मेरा बेटा। इसके बारे में कुछ कुछ बातें हैं, फिर मैं इसको याद करने का तरीका बताऊंगी आपको, जैसे लेंथेनॉइड्स को बताया था, और बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा तरीका है। पहला कि जो आपके मेन एक्टिनॉइड्स होते हैं वो थोरियम से स्टार्ट होते हैं लोरेंशियम तक, ठीक है। तो थोरियम से लोरेंशियम आपके क्या होंगे, एक्टिनॉइड्स होंगे। और जितने भी एक्टिनॉइड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या है मेरा बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। जबकि उसमें क्या था, प्रोमोथियम सिर्फ रेडियो एक्टिव था, इसमें लेकिन सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। और इसी रीजन की वजह से कि रेडियो एक्टिव है मतलब इनका हाफ लाइफ कम होगा। कुछ कुछ तो ऐसे एलिमेंट्स है बेटा जिनका हाफ लाइफ 2 दिन या 3 मिनट ही है, मतलब उनका एग्जिस्टेंस ही बहुत कम है। तो अगर उनका एग्जिस्टेंस ही बहुत कम है, जल्दी से उनका डिके हो रहा है, इसी रीजन की वजह से एक्टिनॉइड्स की जो केमिस्ट्री होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उसको स्टडी कर पाना आसान नहीं है। जैसे आपने लेंथेनॉइड्स की स्टडी की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी की, और यही रीजन है कि एक्टिनॉइड्स को बहुत ही कम पेजेस में निपटा दिया है एनसीईआरटी में। जितना मैंने टाइम आपके लेंथेनॉइड्स में लगाया इसमें थोड़ी ना लगाऊंगी, तभी तो मैं बोल रही थी 20 मिनट लगाऊंगी, क्योंकि एक्टिनॉइड्स क्या है, रेडियो एक्टिव, इनकी केमिस्ट्री पढ़ पाना बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। यस। और दूसरी तीसरी बात क्या है, ये आप शॉर्ट नोट्स अपने उसमें बना सकते हो, हालांकि एनसीईआरटी में ही लिखे हुए हैं पॉइंट्स जो कि मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, क्योंकि आपके पास अगर नोट्स होते हैं तो आपको रहता है, पता रहता है कि हाँ मैम ने ये चीजें बताई थी, तो ये तो छोड़नी नहीं है। पहला एलिमेंट क्या होता है एक्टिनॉइड्स का, थोरियम होता है, एक्टिनियम नहीं होता। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होता है, 5f में होता है। 7th पीरियड में होते हैं ये वाले प्रेजेंट, और 3rd भी इनका ग्रुप होता है। जितने भी, ये तो मैंने लिख दिया ऑलरेडी। उसके बाद जो पहले 3 एलिमेंट्स होते हैं, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, वो नेचर में मिलते हैं, बाकी सारे सिंथेटिक होते हैं। उसके बाद बेटा जो यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन से। यूरेनियम के जो बाद वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांस यूरेनिक होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांस यूरेनिक मतलब यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स को क्या बोला गया है, ट्रांस यूरेनिक बोला गया है, और ये सारे मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि यूरेनियम से हैवी होते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे जो ट्रांस यूरेनिक मैंने बोला, जो यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे यूरेनियम से ही डिराइव हुए हैं। मतलब आपने अगर न्यूक्लियर फिजिक्स पता नहीं पढ़ी है या नहीं पढ़ी नहीं है तो शायद पढ़ोगे, तो आप देखोगे उसमें रेडियो एक्टिव जो डिकेज होते हैं, तो जब आप यूरेनियम का डिके कराओगे, रिएक्शन रेडियो एक्टिव क्या बोलते हैं, रिएक्शन कराओगे, तो आप देखोगे कि उससे अलग अलग आपके एलिमेंट्स मिल रहे हैं, अलग अलग एक्टिनॉइड्स मिल रहे हैं, लाइक नेप्टूनियम हो गया या और कोई एलिमेंट्स होगा, तो ये सब यूरेनियम से ही डिराइव होते हैं थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं, हालांकि नोट्स तो इम्पोर्टेंट, अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है इस पे, तो नोट्स तो इम्पोर्टेंट, बट यस आप लोगों को पढ़ना है, हम एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें 12 नंबर बहुत प्यारे हैं मेरा बेटा, ठीक है। तो आप एक बार इसको कर लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। हुआ? चलूं? यस। यस मैम। यस मैम। अब हम चलते हैं, नाम याद करेंगे। अब देखो, पहले मैं ये एक चीज बता देती हूँ सो दैट तुम्हें टेंशन ना हो। देखो, एक्टिनॉइड से इंपॉर्टेंट है लेंथेनॉइड्स। एक्टिनॉइड से इंपॉर्टेंट क्या है मेरा बेटा, लेंथेनॉइड्स। तो जब भी तुम इस चैप्टर को पढ़ो तो मेक श्योर पहले तुम्हारा क्या होना चाहिए, लेंथेनॉइड्स होना चाहिए कवर, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, सॉरी डी ब्लॉक होना चाहिए, फिर लेंथेनॉइड्स, उसके बाद एक्टिनॉइड्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनॉइड्स की इंपॉर्टेंट है, एक्टिनॉइड्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल हम करेंगे, ठीक है। चलो आज तो इसको याद कैसे करना है, ट्रिक क्या है मैं बताती हूँ। एक्टिनियम को एक्टिनियम से याद रखो, एक्टिनियम थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, निपटेंगे, ठीक है। कैसे याद रखना है, एक्टिनियम थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। रुक जाओ, आगे पुराने आम, आम खाया ना, मैंगो, पुराने आम कम बिकेंगे। रुक जाओ, यहां तक रुक जाओ। उसके बाद कॉफी
ऐसे फरमाओ कॉफी, ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स ला रही हैं। बड़ा ही प्यारा ट्रिक है, ला रही हैं। दिस इज योर ट्रिक। कैसे, फिर मैं बोल रही हूं, पहले लिख लो। एक्टिनियम मतलब क्या है मेरा बेटा? एसी। थोड़े मतलब टीएच, थोरियम। पहलवान मतलब प्रोटेक्टिनियम। नाम याद नहीं है कोई बात नहीं, बट सिंपल यू शुड लर्न। उनसे मतलब कि यूरेनियम। निपटेंगे नेपट्यूनियम। पुराने मतलब प्लूटोनियम, पीयू। आम मतलब अमेरिकियम, एम। कम यानी कि सीएम, सीएम मतलब क्यूरियम है। बिकेंगे यानी कि बीके, बर्केलियम। कॉफी मतलब कैलिफोर्नियम। ऐसे मतलब यहाँ पे आइंस्टीनियम। फरमाओ मतलब ये क्या है? फर्मियम। मैडम यानी कि मेंडेलिवियम। नूडल्स यानी कि एनो, नोबेलियम। ला रही है मतलब एल आर, लोरेंशियम। आई नो थोड़ा सा है, अजीब सा है लर्न करना, बट हो जाएगा। आपको क्या करना है? सिंबल याद करने हैं। इसके सिंबल सबको याद होने चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। फिर से बोल रही हूँ, एक्टिनियम थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, रुक जाओ। पुराने आम कम बिकेंगे, रुक जाओ। कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम नूडल्स ला रही है। जल्दी से इसको अपनी नोटबुक में लिखो एंड गिव मी थम्स अप। यस मैम, हो गया है। जल्दी से लिखेंगे सारे बच्चे। हो गया मेरा बेटा? यस मैम, हो जाएगा। इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे ना आप लोग, हो जाएगा। प्लीज गिव मी थम्स अप बेटा, मैं सारे बच्चों का देख लूं कौन बच्चा एक्टिव है कौन नहीं है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी करा दिया है, फिर एक बार मैं फिर लिख देती हूँ, तुम मेरे साथ साथ बोलना। बोलो, एक्टिनियम थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। पुराने आम आम कम कम बिकेंगे। कॉफी ऐसे फरमाओ मैडम मैडम नूडल्स ला रही है। नूडल्स ला रही है। ठीक है, चलो ठीक है जी। हाँ जी, यस okay. Now moving to next topic, that is electronic configuration. Okay, so I am saying कि electronic configuration of actinoids is not so important जितना आपका lantanoids का था, but मैं इसको सिखा देती हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों को इसको अप्रोच करना है, मतलब किस तरीके से इसको याद करना है, वो मैं आपको जरूर बता दूंगी, बिकॉज एनसीईआरटी में है। हालांकि अभी तक कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन तो नहीं आया एक्टिनोइड्स पे, तो चांसेस कम ही हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि काफी सारी एक्सेप्शंस है इसमें, बट स्टिल हम कर लेते हैं बिकॉज एनसीईआरटी में है। तो बेटा इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 5f 1 to 14, मतलब f में क्या है 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। डी में या तो होंगे ही नहीं, होंगे तो 1 होंगे, और 7 में क्या होंगे? 7s में 2 होंगे। तो एक्टिनोइड्स में 5f 6d और 7s में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। लैंथेनोइड्स में 4f 5d 6s में होते थे, याद करो। ठीक है, और ये वाली एक्सेप्शंस हैं कुछ। अब तुम्हें एक्सेप्शन ऐसे रट्टा नहीं मारना, मैं आपको लोगों को बता देती हूँ कैसे करना है। तो ठीक है, मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। आओ करते हैं इसको। टेबल को मत देखो, पहले इसको देखो। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर है 89, तो आपको पता है इसमें जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी रेडोन 86। ठीक है, यस मैम। 86 होगी। अब कितने और बचे? 3 और बचे, मतलब 7s में तो 2 ही जाएंगे क्योंकि उसमें तो होंगे ही होंगे, ये तो हमें पता ही है। एक और बचा, तो एक किस में जाएगा? 6d1 में, बिकॉज एक्टिनियम इज योर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आई होप क्लियर हुआ होगा। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है थोरियम। थोरियम की एक्सेप्शन है बेटा, वो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें 7s में तो होते ही हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी यहाँ पे 5f में इलेक्ट्रॉन नहीं डालती है,
ठीक है, वो डालती है यहाँ पे 6D में डाल देती है। ये एक्सेप्शन है बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल अगर आप ये कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप इसको प्लीज ध्यान में रखना। इसको भूल जाओ, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, छोड़ो इसको। ठीक है, 62 7S2 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है पहलवान, मतलब प्रोटेक्ट नियम। इसमें क्या करोगे, इसमें 7S2 और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो, देखो क्या किया इन्होंने, 86 तो वो हो गया और 2 इसमें चले गए 7S में, तो 88 हो गया। कितने बचे, 88, यानी कि 3 और बचे। तो एक 560 में चला गया और 2 किस में चलेगा मेरा बेटा, 5F2 में चला गया। उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। यूरेनियम में देखो 5F3 में गया हुआ है और 61 में, फिर एक और चला गया नेप्टूनियम में 5F में। अब यहाँ पे रुक जाओ, तो यहाँ पे रुक जाओ। हुआ क्या, एक्टिनियम से हमने 6D1 में डालना चालू किया था, नेप्टूनियम तक 6D में आया 1 इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट थोरियम, उसको अलग रखो। उसके बाद नेप्टूनियम से आगे प्लूटोनियम, ऐसे याद करो, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम पे आते ही 0 हो गया। जैसे हम बोलते हैं ना डिक्रीज हो रहा है, ऐसे आप ध्यान रखो, प्लूटोनियम मतलब 6D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है प्लूटोनियम में। उसके बाद अमेरिकम में देखो, एम में सेम है, 7 हो गया। अब क्योंकि 5F7 फिल हो चुका है तो क्यूरियम में क्या है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, बिकॉज 5F7 इज हाफ फिल्ड। उसके बाद देखो बीके में क्या है, 5F9, फिर देखो 10, फिर 11 12 13 14। अब 14 तक फिल हो चुके हैं, बिकॉज मैक्सिमम 14 ही हो सकते हैं एफ में, बिकॉज 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यानी कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी में जाएगा। कंफ्यूजिंग है, इसको 2 बार लिख लेना, इसको 2 बार क्या करना मेरा बेटा, लिख लेना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी, यस मैम। यस मैम। यस मैम। ग्रेट। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। याद करो वो दिन जब मैं तुम्हें लेंथेनॉइड्स की बता रही थी, मैंने कहा था इसमें भी वही बोलूंगी कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बोले तो कहां से कहां तक, थोरियम से लोरेंशियम तक। यहाँ पे क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। है ना, और क्या बोल सकते हो, और we can say that due to poor shielding of f electrons, बोल सकती हूँ ना मैं। फाइव एफ में फिल हो रहा है ना, तो 5F का शील्डिंग इफेक्ट तो बहुत ही बेकार है, तो वो अच्छे से शील्ड ही नहीं कर पाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और इसी को ही क्या बोलते हैं हम, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन था, वैसे ही क्या है मेरा बेटा, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है जी, यस मैम। यस मैम। अब एक और क्वेश्चन ये आता है कि वाई, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक और क्वेश्चन आता है, वाई एक्टिनोइड contraction is greater than lengthenoid contraction. This is your NCERT का question. ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ज्यादा क्यों होता है, क्या बोला मैंने, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा क्यों होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से, क्यों होता है। देखो अब तुम मुझे ये बताओ, जो 4F वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो 5F वाले हैं, तो कौन घटिया शील्डर है? 5F। मैम 5F। वेरी गुड, तो अगर पता है तो आंसर आ गया ना, लिखो यहाँ पे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग। किसका शील्डिंग इफेक्ट मेरा बेटा, 5F इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बताओ, अगर शील्डिंग इफेक्ट 5F का बेकार है 4F से, तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो बिल्कुल भी मतलब जितना देखो दोनों में से कोई भी शील्ड नहीं कर पाएगा अच्छे से, तो ना 4F ना 5F, लेकिन 5F का
खराब है शील्डिंग इफेक्ट, 4f के बाद आता है 5f, है ना। तो मतलब वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल शील्ड नहीं कर पाएगा न्यूक्लियस से, मतलब उसमें साइज का जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो श्रिंकेज है किसमें, एक्टिनोइड्स में, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड्स। जब आप साइज देखोगे ना डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ज्यादा डिक्रीज होने को देखने को मिलेगा, ठीक है। जितना होना चाहिए अगर मैं लेंथेनॉइड से कंपेयर करूं तो इसमें जो साइज है वो थोड़ा सा ज्यादा कम हो रहा है उसमें एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड, ठीक है। सो यस, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ज्यादा होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। रीजन क्या है, क्या बोलोगे, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f। 5f ऑब्वियस ही बात है, जब शील्ड नहीं कर पाएंगे तो ज्यादा श्रिंक हो जाएगा साइज में। अगर लेंथेनॉइड्स के केस में मान लो इतना श्रिंक हो रहा है साइज में, तो इसमें थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, उसकी एटॉमिक आयनिक रेडियस में ज्यादा कम होगी एज कंपेयर टू उसमें, ठीक है। उसके बाद बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। यहाँ पे सारे बच्चे लिखेंगे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट। अगर कोई बच्चा यहाँ पे नया है फर्स्ट डे, तो मैं आप नोटिस कर पा रहे हो, मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन सबको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ठीक है। कहीं आपको लगे कि मैम तो एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो वो थोड़ा सा है, चलो ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या है मेरा बेटा, अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो तो एक्टिनोइड्स जो है ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, देख रहे हो क्या? यस मैम। यस मैम। जबकि लेंथेनॉइड्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा नहीं दिखाते, कितने दिखाते हैं, तो +3 दिखाते हैं, या +2 या +4। बट ये देखो ना, जो हमारा नेपटूनियम भैया जी हैं, देखो किसी प्लेनेट पे नाम रख दिया है ना, किसी साइंटिस्ट पे नाम रख रहे हैं, है ना। तो बेसिकली जो नेपटूनियम और प्लूटोनियम है, उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ तक जा रही है मेरा बेटा, +7 तक जा रही है। +7 और एक्टिनियम देखो यहाँ पे +3 में रह के खुश है। हालांकि बाकी भी देखो बाद में जाते जाओगे तो +3 वाली ज्यादा इसमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे भी क्या है, एक्टिनोइड्स में भी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है मेरा बेटा, +3। लेंथेनॉइड्स में भी +3 है, इसमें +3 है, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, पहली चीज याद करना है कि एक्टिनियम +3 दिखाता है, दूसरा नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम ऐसे दो एक्टिनोइड्स है जिनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। उसके बाद ये ऐसे कर सकते हो, उल्टा चले जाओ, नेपटूनियम से पीछे जाओ, यूरेनियम 6 तक दिखाएगा मैक्सिमम, प्रोटेक्टनियम पहलवान भैया 5 तक दिखाएगा, थोरियम 4 दिखा सकता है, और एक्टिनियम 3। बाकी याद करने की आपको जरूरत नहीं, पता लगा, दो चीजें याद करनी है, नेपट्यूनियम प्लूटोनियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्टिनियम की, और थोरियम जो है +4 दिखाता है। इतनी याद कर सकते हो क्या? यस मैम। यस सर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, और ये नीट में पता नहीं कितनी बार आया होगा कि एक्टिनोइड्स जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। याद करो वो दिन जब मैं लेंथेनॉइड्स में बता रही थी कि जो 4f 5d और 6s है, मैंने कहा था 4f जो है डीपली बरीड है, अंदर की तरफ धसा हुआ है, तो 4f के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे बॉन्ड फॉर्मेशन में, यही तो रीजन था ना, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखा रहे थे लेंथेनॉइड्स। बट यहाँ पे क्या होता है, जो 5f होता है ना वो ज्यादा एक्सपेंड होता है टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, ज्यादा डिफ्यूज होता है, तो वो पार्टिसिपेट उसके इलेक्ट्रॉन्स भी कर देते हैं बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से एक्टिनोइड्स की आप देख पा रहे हो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट पहुंच रही है, बिकॉज 4f अंदर की तरफ होता है, 5f थोड़ा बाहर की तरफ होता है, ठीक है। यही रीजन है एक्टिनोइड्स जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते। लिखो एनर्जी, लिखो एनर्जी गैप बिटवीन, एक मिनट मेरा बेटा, बिटवीन, दिखा रही हूँ डिम्पल, बिटवीन 5f 6d और 7s इज लेस। मैं इसको ऊपर वाले को रेज कर दूं, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, कम होता है। तो कम होने की वजह से क्या होगा, लिखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बना के लिख सकते हो कि जो 5f ऑर्बिटल होती है वो ज्यादा एक्सपेंड होती है, मोर एक्सपेंड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो या उसमें लिख लो, 5f इलेक्ट्रॉन कैन
participate in bond formation. This is the reason why actinoid shows variable oxidation state. लिखो इसको सारे बच्चे. प्रीवियस स्लाइड ये लो बेटा. पानी पी लूं बेटा मैं. हो गया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो उसके बाद हम लिखते हैं. हेडिंग डालो सारे के सारे बच्चे. इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनोइड्स. कौन कौन नहीं आया भाई आज? काफी बच्चे नहीं आए. प्रिंस बेटा, अच्छा हाँ लेट हो गए आज. मैम मिसबा नहीं आई. हाँ वो मिसबा का नेटवर्क इशू हो रहा है, उसका आया हुआ मैसेज मेरे पास. डालिए हेडिंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनोइड्स. तो सबसे पहला क्या है? ये सिल्वरी अपीयरेंस होते हैं जस्ट लाइक योर लैंथेनोइड्स. बताया था ना मैंने, सिल्वरी व्हाइट होते हैं, तो ये भी यही होते हैं. ठीक है. सेकेंड यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है एक्टिनोइड्स की मेरा बेटा? +3. वेरी गुड, शाबाश. +3. +3 होती है. थर्ड पॉइंट लिखो, जो मोस्ट ऑफ द लेंथेनोइड्स होते हैं, सॉरी एक्टिनोइड्स मेरा बेटा, समझ जाना मुंह से कई बार वही निकल रहा है बार बार. मोस्ट ऑफ द एक्टिनोइड्स आर कलर्ड. कलर किस वजह से आता है? ड्यू टू FF. बोलो, ट्रांजिशन. ट्रांजिशन. FF ट्रांजिशन. जैसे कि एनसीईआरटी में ये लाइन नहीं, जो मैं बोल रही हूँ वो नहीं है. लिखो जैसे एक्टिनियम +3 है, अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 5F में 0 होता है एक्टिनियम +3 के लिए. तो ये क्या होगा? कलरलेस. जैसे यूरेनियम +3 लोगे तो ये होता है 5F3. इसका कलर क्या होता है? रेड. आपको कलर नहीं याद रखना है, कलर नहीं याद रखना, बस ये ध्यान रखना कलर्ड है या कलरलेस है. जैसे नेपटूनियम +3 है, नेपटूनियम +3 में 5F4 होता है. बेशक आप देख लेना एनसीईआरटी अगर ओपन कर रखी है कि यही ऑक्सीडेशन मतलब यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो ये ब्लू कलर का होता है. फिर बोल रही हूँ कलर याद नहीं करना. जैसे प्लूटोनियम है +3 में, ये होता है 5F5, तो ये होता है वॉयलेट कलर का. अगर मैं बात करूं क्यूरियम +3 में, तो क्यूरियम +3 में अगर आप देखोगे, अगर मैं दिखाऊं इधर देखो, ये देखो क्यूरियम +3 में देखो, अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है? 2 यहाँ से निकालोगे, एक यहाँ से. 5F7 ही गलत लिखा हुआ, इसको ठीक कर लेते. ठीक है, तो 5F7 का मतलब हाफ फिल्ड है, ट्रांजिशन नहीं करना चाहेगा, ये कलरलेस होता है. याद करो, मैंने गैडोलिनियम में भी बताया था, गैडोलिनियम +3 कलरलेस होता है. ऐसी थोरियम +4 में क्या होता है? कलरलेस होता है. लिखो मेरा बेटा, आपको सिर्फ कलर याद नहीं हो करना, आपको रेड ब्लू ये तुम्हारा काम का नहीं है. बस ये ध्यान रखो कौन कलर्ड है कौन कलरलेस है. अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर दिखाएगा, लेकिन एक्टिनोइड्स और लेंथेनोइड्स में अगर कोई F7 है, ये अपने हिसाब से अपना पॉइंट बना सकते हो तुम अलग से कि मैम ने कहा था कि एक्टिनोइड्स और लेंथेनोइड्स में अगर कोई F7 है तो वो कलरलेस हो. अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो ये. आई होप लिख लिया हो. फोर्थ पॉइंट लिखो कि जो एक्टिनोइड्स होते हैं उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है मेरा बेटा. किससे कम होती है? लेंथेनोइड से, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं. पढ़ने को तो कुछ है ही नहीं एक्टिनोइड्स में, तो हम क्या सोच रहे हैं? चलो वही कंपेयर ही कर देते हैं. क्यों कम होती है मेरा बेटा? बिकॉज 5F इज लेस पेनिट्रेटिंग देन 4F ऑर्बिटल. क्या ये इस बात से एग्री करते हो तुम लोग? बताओ फोर्थ वाला पॉइंट, फिर लिखना 5वां पॉइंट. एक बार बताओ, 5F मैंने क्या बोला? टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट ज्यादा एक्सपेंड होता है ना? तो मतलब न्यूक्लियस की इतनी अच्छी होल्ड नहीं है, और अगर नहीं है तो मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना आसान होगा 5F में से. इसलिए एक्टिनोइड्स की लोअर आयनाइजेशन एनर्जी होती है मेरा बेटा लेंथेनोइड्स. क्या ये चीज क्लियर हुई? अगर वो मेटल, अब इनकी प्रॉपर्टी कैसे होगी? मेटल वाली प्रॉपर्टी होगी.
अगर मैं पूछूं एक्टिनोइड्स ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या लेंथेनोइड्स, तो तुम बोलोगे मैम एक्टिनोइड्स ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि लो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, बता दिया मैंने। पैरामैग्नेटिक है, ये भी मैंने बता दिया, सारे के सारे नहीं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और हाईली रिएक्टिव मेटल है। एक बात बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, मतलब वो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल होगा। जैसे आपके एल्कली मेटल्स होते हैं, वो भी हाईली रिएक्टिव होते हैं, है ना। सोडियम को पानी में डालोगे, सोडियम को पानी में डालोगे, फायर कैच कर लेगा ना, तो ये भी बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। तभी तो इनका रेडियो एक्टिव दिख के देखो कितना फास्ट हो जाता है ना। सिर्फ कोई 3 मिनट के लिए, किसी का हाफ लाइफ है, किसी का 2 दिन के लिए, तो काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कुछ डिफरेंस है, एक बार इन डिफरेंस को मेरे कहने पे पढ़ना, फिर मैं इसको समझाती हूँ। एक बार पढ़ लो इसको मेरा बेटा, क्योंकि देखो कुछ है नहीं एक्टिनोइड्स में बताने को, बट जितना मुझे लगा कि ये पूछा जा सकता है तुम्हारे पेपर में, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक बार जल्दी से इनके डिफरेंस पढ़ लो, हालांकि एनसीईआरटी में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो लेंथेनोइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कॉमन है, लेकिन +2 +4 भी दिखाते हैं। जबकि एक्टिनोइड्स में क्या है, +3 कॉमन है, लेकिन +7 तक भी दिखा रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस ना। सेकंड, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब पेनिट्रेटिंग, कितना टूवर्ड्स न्यूक्लियस जो है पेनिट्रेटिंग है। 4f मतलब ज्यादा, उसका ज्यादा पेनिट्रेटिंग है टूवर्ड्स न्यूक्लियस एज कंपेयर टू 5f। शील्डिंग इफेक्ट बोलूं तो 4f का कंपैरेटिवली अच्छा है 5f से। और अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं, ये तुम्हें समझ में आएगा कोऑर्डिनेशन में कि कॉम्प्लेक्सेस होते कैसे, कल की पहली क्लास में समझ में आ जाएगा कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। हालांकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ही हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं। तो जो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं ना मेरा बेटा, उतनी उसकी टेंडेंसी होती है कि भाई आ जाओ हमारे साथ जोड़ियां बनने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो कहता है आजा भाई तेरे साथ मैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मस्त हूँ, तू आजा भाई तेरे साथ भी बना लूंगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो बना सकता है। बेसिक कैरेक्टर की बात करूं, अब क्योंकि एक्टिनोइड्स ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना, तो मैं बोल सकती हूँ ज्यादा रिलेटिवली मोर बेसिक होंगे। रेडियो एक्टिव बोलूं तो प्रोमोथियम है सिर्फ उसमें, और इसमें सारे हैं। कलर की मैं बात करूं तो लेंथेनोइड्स भी कलर थे, +3 वाले में मोस्ट ऑफ द आयंस, इसमें भी कलर्ड है। ठीक है, तो आपको ये याद नहीं रखना यूरेनियम +3 कलर्ड है, ये आपको कलर याद नहीं रखना है। पैरामैग्नेटिक की बात करूं तो आपको पता ही, अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आप बोलते हो कि कलर होगा उसमें, है ना। लेकिन बेटा एक्टिनोइड्स की क्योंकि केमिस्ट्री ही डिफिकल्ट है, आप समझ रहे हो ना, कोई चीज बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी केमिस्ट्री को स्टडी कर पाना, और जो केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी कर पाना क्वाइट डिफिकल्ट। इसलिए पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को डिफिकल्टी से हम, मतलब इसमें आसान नहीं होता है एक्सप्लेन करना पैरामैग्नेटिक कह रही हूँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, यही बोल रहा है, वो कह रहा है कि पैरामैग्नेटिक तो होता है बट डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, इनको बता पाना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, इसलिए आपने नोटिस भी किया होगा मैंने बात भी नहीं किया था, जबकि डी ब्लॉक में तो मैं तुम्हें पूरा फॉर्मूला बता रही थी, म्यू इज इक्वल टू n इंटू n+2। याद करो, याद है? अरे बोलो, सो गए क्या सारे के सारे? यस मैम। यस कि मैम क्या ही चल रहा है? यस मैम। क्या ही नहीं चल रहा है, एक्टिनोइड्स चल रहा है, जो कि अब खत्म होने की कगार पे है। ठीक है, ऑक्सो एनायंस क्या होते हैं? जो ऑक्साइड्स बना रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो कि लेंथेनोइड्स नहीं बनाते हैं, जबकि एक्टिनोइड्स देखो बना रहे हैं। ये देखो यूरेनियम, देखो ये वाला ऑक्साइड बना सकता है, नेपट्यूनियम भी ये ऑक्साइड बना सकता है, यूरेनियम का ये भी ऑक्साइड बनता है। क्यों बना रहे हैं मेरा बेटा ये? क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, इसलिए बना पा रहे हैं। इस बेचारे की नहीं है लेंथेनोइड्स में, या तो +3 है या +2 +4। जैसे यूरेनियम की अगर आप देखोगे तो कितनी है इसकी, +5 में दिख रहा है आपको। नेपट्यूनियम में देखो +5 में दिख रहा है, और ये देखो यूरेनियम ये कितने में दिख रहा है, X-4 +6 में। ठीक है, तो ये दिस इज द रीजन। उसके बाद कहाँ यूज होता है, ये वैसे मैं कभी भी नहीं पढ़ाती हूँ बच्चों को, ये हमेशा मैं खुद ही पढ़ने के लिए देती हूँ। इनके यूजेस आपके ना एनसीईआरटी खोलना, सारे के सारे एनसीईआरटी खोलो,
ये वाला तुम्हारे को लास्ट पेज मिलेगा, यूजेस ऑफ डीएनएफ फ्लो का मिला है क्या? ये पढ़ना है भाई तुम लोग। जैसे आपके जो वो होते हैं क्या बोलते हैं उसको, आयरन और स्टील होते हैं, वो आपके कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। यहाँ पे देखो लिखा भी होगा। यस मैम। ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या पता होना चाहिए, जैसे टाइटेनियम का ऑक्साइड है, ये देखो, ये डाई में यूज होता है, पिगमेंट में, सबको पता होगा डाई, ठीक है। तो डाई में यूज होता है। MnO2 मैंने आपको याद करो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था, ड्राई सेल में यूज होता है, पेस्ट यूज होता है MnO2 का, है ना। कार्बन की जो ग्रेफाइट रोड होती है उसके चारों तरफ जो होता है MnO2 और उसका ब्लैक, उसका जो पेस्ट होता है, ठीक है। और क्या करोगे, और आपको पता ही है, यहाँ पे देखो कहाँ गया, जो ये सिल्वर गोल्ड और देखो कॉपर होते हैं, वो कोइनेज मेटल्स में यूज होते हैं। तो मैंने यहाँ पे फोटो भी लगा दी, देख रहे हो, ठीक है। उसके अलावा आपका और क्या करना है इसमें, जो V2O5 है, कभी किसी ने पढ़ा है V2O5 के बारे में? वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। हालांकि पी ब्लॉक में पढ़ाया जाता है, बिकॉज अब पी ब्लॉक में बहुत सारा पोर्शन डिलीट हो गया, तो मैंने ये नहीं पढ़ाया था। तो ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। कौन सी रिएक्शन में? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, जहाँ पे हमें मैन्युफैक्चर करना पड़ता है H2SO4, जहाँ पे आप बना रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड, वहां पे V2O5 कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ठीक है। वो क्या करता है, जो उसमें आप SO2 यूज करते हो उसका ऑक्सीडेशन करता है, स्लो प्रोसेस होता है, V2O5 डाल देते हो तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। उसके अलावा ये देखो जिगलर नाटा कैटलिस्ट, आपको ये याद करना है जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता क्या है। तो क्या होता है, TiCl4 टाइटेनियम का टेट्राक्लोराइड प्लस ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, ये होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। दोनों का मिक्सचर को हम बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब क्या है, रिएक्शन को फास्ट करेंगे। और किस में यूज करते हैं इसको? पॉलिथीन बनाने के लिए, पॉलिथीन बनाने के लिए वहां पे इस कैटलिस्ट को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपने हेबर प्रोसेस सुना होगा, अमोनिया की फॉर्मेशन करते हो, तो अगर आपको उस रिएक्शन को फास्ट करना है तो आयरन वहां पे एज अ कैटलिस्ट यूज करते हो, ठीक है। निकल आप यूज करते हो, याद करो, बचपन में 9-10 में पढ़ते थे, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, याद करो, उसमें यूज करते हो। एक आपके लिए नया है यहाँ पे वेकर प्रोसेस। अब मैम ये वेकर प्रोसेस क्या है? एक्चुअली ना, इधर देखो मैं थोड़ा सा समझाती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, आपका ये इथाइन है। अगर इथाइन को मेरा बेटा आप इथेनॉल में चेंज कर देते हो, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेरा बेटा? वेकर प्रोसेस। बस कुछ नहीं है, ये क्या बोल रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना इथाइन से इथेनॉल का, वो वेकर प्रोसेस। और इसमें भी कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं हम? PDCl2, पैलेडियम का क्लोराइड, सो दैट रिएक्शन फास्ट हो जाए, ठीक है। निकल के कॉम्प्लेक्सेस को और हम यूज करते हैं, लाइक अगर तुम्हारे मान लो एल्काइंस हैं, उसको पोलिमराइज करने के लिए यूज करते हैं। हालांकि ये पहले ना पढ़ाया जाता था तुम लोगों को, है ना, जो पहले तुम्हारे चैप्टर हुआ करते थे, पी ब्लॉक पूरे हुआ करते थे, है ना, तुम्हारा पॉलीमर का चैप्टर हुआ करता था, अब सब डिलीट हो गया। तो एज अ टीचर मुझे भी बड़ा ही वो लगता है, बोरिंग सा यूजेस को बताना। जैसे कुछ कुछ तो तुम्हें पता है, जैसे MnO2 है ना, और ये सिल्वर कॉपर जो गोल्ड है वो कोइनेज मेटल्स होते हैं। बट ये जो छोटी मोटी चीजें हम क्या करें, अब वो हालांकि चैप्टर तो डिलीट कर दिए, लेकिन DNF फ्लो में इन्होंने डाला हुआ है। अब पेपर में आ गया तो हम नहीं बोल सकते हैं ना कि हमारे सिलेबस में नहीं था, ठीक है। और जो पहले जमाने के बेटा वो होते थे फोटोग्राफिक, जिसमें रील्स चलती थी बहुत अपने दादी मम्मी के टाइम में, तो वो क्या होता था, इधर देखो, द फोटोग्राफिक इंडस्ट्री रिलाइज ऑन द स्पेशल लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ AGBR, ठीक है। तो इसमें AGBR का यूज होता था, ठीक है। तो यस, ये आपको करना है, एक बार पढ़ लो इसको। आई नो अजीब लग रहा होगा कि मैम ये कितना ही लर्न करने के लिए बोल दिया आपने, बट एक बार पढ़ लो, हो जाएगा। रट्टा नहीं मारना है, जस्ट एक बार रीड कर लो, सिर्फ अपने दिमाग में कुछ, हाँ ऐसी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि ऑप्शन बन के आएंगे पेपर में, तो तुम आराम से पहचान लोगे। या तो ऑप्शन बन के आएंगे या मैच द फॉलोइंग आएंगे। क्वेश्चन करें? यस मैम। चलो, यस फर्स्ट मैम। क्वेश्चन तुम लोगों की स्क्रीन पे है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। ये मन को समझाओ कि ये, हाँ माना कि ये मन को समझाओ कि माना कि ये चैप्टर थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब ज्यादा चीजें हैं ध्यान रखने की, बट ये भी आप कॉन्फिडेंस रखो कि जितना मैम ने पढ़ाया ना, वहीं से अगर आपको 12 नंबर मिल रहे हैं तो क्या खराबी है?
ठीक है, तो ये सोच के आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, ये सोच के नहीं पढ़ना अरे क्या ही चैप्टर है मैम, इतना सारा लर्न करने के लिए दे दिया आपने, तो फिर वो वैसे वाला काम नहीं चलेगा मेरे बेटा। हैंड रेस करो बच्चे, करो मेरा बेटा। शाबाश, अरे क्या बात है। अंशिका, मैम ऑप्शन ए। फिर से पढ़ो। मुस्कान, मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पक्का? ऑप्शन बी को लॉक कर दूं? यस मैम। यस मैम। चलो मैम ऑप्शन बी। यस, मैम ऑप्शन बी। वेरी गुड। क्योंकि बेटा अभी तो बताया वो क्यों नहीं, मतलब क्यों दिखाते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन से, क्योंकि उनके बीच में 5f6d 7s के बीच में जो उनकी एनर्जी है वो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इजिली एक्साइट हो जाता है। ये वाला करो। क्या बात है भाई, शाबाश। 19 बच्चे, अरे भाई साहब। दीप्ति आप बताओ। आवाज नहीं आ रही है बेटा। पलक, मेरी आवाज सबको आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम आ रही है। तो बताओ ना आंसर। वैभव, मैम मैम ऑप्शन बी। सी। मैम ऑप्शन सी। मैम सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बी कौन बोला? थोरियम तो +4 दिखाता है। ये वाला क्वेश्चन करो। कुछ बच्चों की आवाज नहीं आ रही थी बेटा मेरे को, मतलब जिनको मैंने बोला। मैम नेटवर्क इशू। तमन्ना रिज्वाइन करके देखो बेटा, शायद नेटवर्क इशू होगा तुम लोगों के साइड से। भाई तुम लोगों की कैसे रहते हैं, नेट एरिया में रहता है या नेट ही खत्म कर देते हो तुम लोग? मैम मेरे तो मैसेज नहीं जा रहे, मैंने मैसेज किया। नहीं भाई, क्या ये V2O5 बताओ क्या करता है? आ गया ना क्वेश्चन यूजेस से। क्या करता है शगुन V2O5? मैम ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। वेरी गुड, ओके ठीक है। शिखा, नेक्स्ट बताओ। मैम पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, ओके। और PDCl2? वेकर प्रोसेस में यूज होता है ना कैटलिस्ट। क्या होता है वेकर प्रोसेस? इथाइल को इथेनॉल में चेंज करते हैं। निकल के कॉम्प्लेक्सेस क्या कराते हैं? एल्काइंस की पॉलीमराइजेशन कराते हैं। ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है क्या? सब देखो एक बार। यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। ईशा आप बताइए बेटा। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी आप लोगों को? प्रिंस आप। हाँ दिशा। मैम सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर। फोटोग्राफिक फिल्म्स एंड प्लेट्स हैव एन एसेंशियल। एक बात खुद सोचो, एक चीज तुमने सोची, अगर किसी ने वो यूजेस पढ़े होंगे तो ही वो ये कर पाएगा ना। इसके पीछे कोई वो तो है नहीं, कोई साइंस लग रही हो। मतलब नो डाउट साइंस तो है जो ये हुआ है, लेकिन समझाने वाला तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको पता है AGPR यूज होता है तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज छोड़ के आना पड़ेगा फिर क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करो। आप में से कितने बच्चों को डाउट है? वो एक बार हैंड रेस कर। डाउट इन द सेंस किसको मेरे से डाउट पूछने थे, एक बार वो हैंड रेस कीजिए।
बाकी सारे हैंड्स डाउन कर लो, बाकी एक बार हाथ नीचे कर लो। जिनको मेरे से डाउट पूछने थे सिर्फ वही हैंड रेज करो। मुस्कान, मुस्कान कुमारी एंड कोमल, आप तीनों को पूछने थे बेटा मतलब? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब अपने डाउट्स मेरे को भेज दो मेरा बेटा, मैं एक बार देख लेती हूँ। आप लोग ये कीजिए, बाकी बच्चे दोनों मुस्कान भेज दो मेरे को। सना आप बताओ किसकी होती है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा? मैम ऑप्शन 2। वेरी गुड। मैग्नीज की होती है, बिकॉज मैग्नीज में क्या होता है 3d5 4s2 होता है। तो जब आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो ये बन जाएगा 3d5। तो जब आप इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो निकलेगा 5 3d5 में से, विच इज हाफ फिल्ड। ये वाला क्वेश्चन करो। क्या पूछ लिया ऐसा मैंने? किसी का हैंड रेज ही नहीं हुआ। अश्विनी आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी बेटा। मुस्कान क्या होगा? मैम ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। देखो क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग है, मतलब दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये बात तो ये मैंने पहले भी कराया था क्लास में। ठीक है, मतलब ये D3 में जो कि स्टेबल होगा, मैंने कहा था कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगी T2G3। और Mn3+ क्या करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा, ऑब्वियस सी बात है, +2 में जाना चाहेगा, है ना, बिकॉज स्टेबल होता है और यही इसका रीजन है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप क्या करेंगे, घर से करेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है अपने पास, मुझे डाउट भी लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक डीपीपी दूंगी इसका, जिसमें मैं आपको जो वो डीपीपी मिलेगी ना मेरा बेटा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, आप वही क्वेश्चन करेंगे बस। ठीक है जी, और ये वाले क्वेश्चन को निपटा लेना। 1 2 3 कितने हो गए, 4 5 6 7 और क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज मेरा बेटा आपको क्या करना है, ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है एनसीईआरटी से। मैम हाँ बेटा। मैम डी एंड एफ लोग भी मैम आपके बिटली लिंक में लेक्चर्स अपलोड नहीं हुए हैं क्या? हो गए हैं। आप कौन से वाले में देख रहे हो, रिसोर्स शीट में देखो मुस्कान। ओके मैम। जो एक वो है ना, वो वाला बिटली लिंक मत देखो, उसको मैं डिलीट कर दूंगी एक्चुअली, अब मैं उसमें अपलोड नहीं करती हूँ। रिसोर्स शीट के नाम से होगा, B09 स्टडी मटेरियल के नाम से अपलोड किया हुआ है, उसको ओपन करो। ठीक है, ये एनसीईआरटी से पढ़ना है। ठीक है, अब जिसके डाउट है प्लीज वो रुक जाओ। ठीक है, बाकी